नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री। जो आपके पास बुक है एंड हिस्ट्री टू आर्कियोलॉजी, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे पुरातात्विक शोध में सर्वेक्षण की विधि की भूमिका का परीक्षण। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा, भारत में पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन एवं संरक्षण में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की भूमिका की चर्चा करनी है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि क्षैतिज तथा लंबवत उत्खनन विधि क्या है, उसकी व्याख्या करनी है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बेसिकली सेम है, ये दोनों तो सेम ही है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे उत्खनन की विधियाँ या ये लिख दे कि पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन, ठीक है, या आपसे बोले सर्वेक्षण की विधि, तो आपको आंसर जो है सेम ही लिखना है। यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सर्वेक्षण की विधि और यहाँ पे सर्वेक्षण की भूमिका, ये दोनों चीज़ सेम ही होती है। और यहाँ पर उत्खनन और ये उत्खनन, या ऐसे बोल दे कि उत्खनन की विधि बताओ, या ये बोल दे कि पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन, तो आंसर सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में हम दो आंसर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से रह करके हमारी वीडियो को देख रहे हैं, या कौन से कॉलेज से हो आप लोग। आप सभी को पता है एग्ज़ाम जो हैं सभी के 16 मई को हैं, तो आज तो आपकी हो गई है 14 मई। तो हम अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और ये आपकी जो है 4th वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी पड़ेगी। थोड़ी सी भूमिका में आपको लिखना है कि पूरा स्थल जो होता है वो क्या होता है, यानी कि अर्थ लिखना है। पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है ना, उसका अर्थ लिखना है। तो उसका अर्थ क्या है, पुरास्थलों के खोज के कार्य को कहा जाता है। यानी पुरातात्विक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, पुरास्थल यानी पुराने स्थलों के खोज के कार्य को पुरातात्विक सर्वेक्षण कहते हैं। पुरास्थल सर्वेक्षण को फील्ड आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। फील्ड आर्कियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम फ्रीमैन ने किया था। अब यहाँ पे है कि पुरास्थल जो सर्वेक्षण है उसकी विधियों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला तो है आपका परंपरागत, दूसरा है आपका वैज्ञानिक। अब इनके अंदर भी इनके काफ़ी सारे अंग होते हैं। जैसे कि परंपरागत देखें तो उसमें आकस्मिक खोज है, तल चिन्ह है, साहित्यिक विवरण है। वैज्ञानिक देखें तो उसमें हवाई छायांकन है, भू परीक्षण, मृदा विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक विधि, सागर तल सर्वेक्षण। इसके अलावा और भी हैं। यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण यहाँ पे आपको और नहीं दिख रही, बट मैं आगे आपको और दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परंपरागत विधियों के बारे में। सबसे पहले ये याद रखना, जो परंपरागत विधि होती है वो सरल होती है, यानी बहुत ईजी होती है और कम खर्चीली होती है। इसी में हमारा जो पहला अंग है इसका, उसका नाम है आकस्मिक खोज। आकस्मिक का मतलब होता है सडनली, यानी कि जो अचानक से हो जाए, उसके पीछे कोई भी योजना ना हो, तो यही है आकस्मिक खोज। आकस्मिक खोज का अर्थ होता है अचानक से, अर्थात ऐसी खोज जिसे बिना योजना के की जाती है। यानी हम काम तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन हो कुछ और गया, तो उसे बोलते हैं आकस्मिक खोज। यानी कि सपोज़ करो कि कोई भी हाईवे वगैरह बन रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, उसकी योजना है। अब वहाँ पर अगर कोई भी पुराना महल मिल जाए या पुराना बाग बगीचा, तो हमें वो अचानक मिला, तो वो अगर उसके बारे में इतिहास में कहीं पे भी किसी को नहीं पता, तो वो आकस्मिक खोज हुई। इसका उदाहरण देख लेते हैं, भरतपुर की बयाना मुद्रा निधि। बयाना मुद्रा निधि जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। उसके बाद है शारदा नहर की खुदाई के दौरान महादाह के समाधान यानी कंकाल मिले थे। जब शारदा नहर की खुदाई की जा रही थी तब क्या मिला था, ये मिला था महादाह का समाधान यानी कंकाल जो है वो मिला था। उसके बाद है तीसरा, रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। यानी कि इनको करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं था, ढूंढने के पीछे कोई भी योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई और काम कर रहे थे लेकिन उनको मिला कुछ और, तो उसे बोलते हैं आकस्मिक खोज। आकस्मिक खोज जब हुई तो उसके परिणाम क्या क्या सामने आए। परिणाम ये आए
है कि मुद्रा निधि मिली हमें। मुद्रा निधि का मतलब होता है बहुत सारी मुद्राएं जो गुप्त काल से संबंधित थी। दूसरा है ताम्र निधि का मिलना। ताम्र का मतलब होता है जो कॉपर, आपने सुना होगा ताम्र निधि, तो मतलब ताम्र के उपकरण मिले थे जो ताम्र से बने हुए थे, जो कॉपर से बने हुए थे। तो यहाँ पर आप परिणाम भी लिख सकते हैं, मुद्रा निधि मिली और ताम्र निधि। निधि का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत सारी हमें एक साथ मिलती है तो उसे हम कहते हैं निधि, ठीक है। यानी कि ऐसा सोर्स जो हमें एक साथ, मतलब कोई भी चीज़, मान लो आपको खाने का सामान है, एक साथ बहुत सारा मिल गया तो वो उसको हम बोलेंगे निधि, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी मुद्रा जो है मिली थी और बहुत सारे ताम्र के उपकरण जो हैं वो मिले थे। तो ताम्र निधि तथा मुद्रा निधि का परिणाम हमें आकस्मिक खोज से मिलता है। उसके बाद सेकंड है तल चिन्ह संकेत। मानव के आवास तथा उसके क्रियाकलापों के चिन्ह को ही तल चिन्ह संकेत कहा जाता है। यानी कि मानव कहाँ रहता था, उनके क्रियाकलाप, यानी कि जो उनका क्रियाकलाप होता है कि एक्टिविटीज़, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसी को तल चिन्ह संकेत कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल तथा महापाषाणिक काल की जानकारी हमें तल चिन्ह संकेत से ही मिलती है। तो तल चिन्ह संकेत से हमें प्राग ऐतिहासिक काल की और महापाषाणिक काल की जानकारी मिलती है। इसके अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो, एग्जाम्पल लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, टीचर को लगेगा कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आप 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, पहला है दमदमा टीला, दूसरा है सराया नहर। यहाँ पे मैंने नाहर लिख दिया है तो थोड़ा आप इसको देख लेना, नहर है ये, ठीक है, ये जो है ना आपका नहर है। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है साहित्यिक विवरण। साहित्यिक विवरण के आधार पर सर्वप्रथम, यानी कि साहित्यिक विवरण के आधार पर सबसे पहले भारत में सर्वेक्षण का जो कार्य किया था वो कनिंघम ने किया था। किसने किया था? कनिंघम ने जो ये सर्वेक्षण का कार्य स्टार्ट किया, उसका आधार क्या था? उसका बेस था जो हेनसांग के जो यात्रा विवरण थी उसको उन्होंने अपना आधार बनाया, और हेनसांग की जो यात्रा विवरण को आधार बनाकर ही उन्होंने काफ़ी चीज़ों की खोज करना स्टार्ट करा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कपिलवस्तु तथा कौशाम्बी जैसे पुरास्थलों की पहचान हुई। इनकी पहचान खोजी किसने? कनिंघम ने खोजी। लेकिन इसके बारे में चर्चा कहाँ पे की गई थी? हेनसांग के यात्रा विवरण के, जो उन्होंने यात्रा का विवरण लिखा था उसके अंदर इनकी चर्चा मिलती है, कपिलवस्तु तथा कौशाम्बी की। और पहचान किन्होंने की? तो कनिंघम ने पहचान की कि हाँ ये वही जगह है। उसके बाद बीबी लाल ने पुरातात्विक सर्वेक्षण व उत्खनन का कार्य रामायण तथा महाभारत के आधार पर किया था। रामायण में उल्लेखित वे पुरास्थल जिनका उत्खनन करवाया गया उनका नाम था चित्रकूट, नंदीग्राम और ये श्रृंगवेरपुर, भारद्वाज आश्रम तथा अयोध्या। ये सभी चीज़ें हमें रामायण में दिखाई गई और इन सभी को मतलब खोजा गया कि ये चीज़ें कहाँ हैं। बाद में ये सब चीज़ें भी जो हमारे सामने आई। उसके बाद ये तो आपने 3 देखी जो हमारी परंपरागत विधियाँ थी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वैज्ञानिक विधियाँ। तो वैज्ञानिक विधियाँ बहुत सारी हैं। पहला है हवाई छायांकन, दूसरा है लोह साल का डालना, तीसरा है ध्वनि द्वारा मेटल लिख दिया, मेटल डिटेक्टर, विद्युत प्रतिरोध मापक, मैग्नेटोमीटर, मृदा विश्लेषण, सागर तलीय सर्वेक्षण। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हवाई छायांकन। हवाई छायांकन क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है हवाई जहाज़ से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि जहाज़ पर शक्तिशाली कैमरा लगाया जाता है। जहाज़ मतलब पानी वाला नहीं, हवाई जहाज़ की बात हो रही है जो आसमान में उड़ता है, ठीक है। हवाई जहाज़ पर शक्तिशाली कैमरा लगाया जाता है। उससे क्या करते हैं? बड़े क्षेत्रों की फ़ोटो खींची जाती है और इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम खर्च होता है और जाने का जो खर्च है, जैसे मान लो अगर कोई भी सर्वेक्षण करेगा, अब इतना हिस्से में सर्वेक्षण हो रहा है तो उसे यहाँ किसी न किसी को जाना पड़ेगा। बट इन्होंने क्या करा, एरोप्लेन या जो भी इनका साधन होगा उस पर कैमरा लगाया, आसमान में उड़ाया और एक बड़ी पिक्चर वहाँ से खींच ली गई। अब जैसे पिक्चर में अगर दिखा कि हाँ यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे घर बने हुए, यानी कोई सभ्यता होगी, तो फिर वहाँ जाके उन्होंने खोज करना स्टार्ट कर दी। नुकसान ये होता है कि कैमरा व उड़ान का खर्च जो है वो बहुत अधिक आता है।
एक नुकसान ये भी है कि कैमरे में ना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, केवल बड़ी बड़ी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा तालाब होगा, बड़ा कोई शहर होगा, तो वही चीज़ दिखाई दी जाएगी। उसके बाद बची हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए वो लोग क्या करते थे, पैदल सर्वेक्षण करते थे, यानी कि वहाँ पर जाकर फिर पता लगाते थे। दूसरा है लोह सालका डालना। सालका का मतलब होता है सरिया। क्या होता है? सरिया। लोह का मतलब होता है लोहा, यानी लोहे का सरिया डालना। ज़मीन में क्या करते थे, वो टी शेप का एक लोहे का सरिया बनवाते थे। ये चीज़ उनकी जो है वो नोकीली होती थी नीचे की, यानी कि इस टाइप से कह सकते हैं आप, थोड़ा सा इस टाइप से। और ये ज़मीन पे वो गाड़ दिया करते थे। इसकी जो लेंथ ब्रेथ होती थी 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर हुआ करती थी। हथौड़े से मार मार कर उसको ज़मीन में गाड़ते थे। निचला हिस्सा जो था उसका नोकीला होता था। यदि वो भूमि के अंदर चला जाता था तो इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ नहीं है। यदि भूमि के अंदर कुछ होगा तो सरिया नीचे नहीं जाएगा। यानी कि अगर ये मान लीजिए आप, ये धरती है, यहाँ पर आपकी धरती है, यहाँ पर से जो सरिया है वो डालना स्टार्ट किया। अब ये 10 मीटर है, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा। ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर आएगा और ये जो हिस्सा है वो यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि इसके बीच में, इतने बीच में यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर नहीं मिली तो यानी कि वहाँ पर कोई अवशेष नहीं है। अगर वो सरिया अंदर नहीं गया तो इसका मतलब अंदर कुछ नीचे है, और फिर वो उसकी खुदाई करना स्टार्ट करते थे। तीसरा है आपका ध्वनि के द्वारा। जिस स्थान पर पुरानी सभ्यता के अवशेष भूमि में बने रहते थे वहाँ की मिट्टी कसी होती थी तथा भारी होती थी, तथा वहाँ से आवाज़ जो है वो भारी निकलती थी। और जहाँ पर कुछ नहीं होता था वहाँ पर आवाज़ हल्की या आवाज़ गूंजती थी। जैसे कि हम कह सकते हैं, हमारे जो घर होते हैं, घरों में जो खाली कमरा होता है उसमें आपने कभी चिल्लाया होगा तो देखा होगा कि आवाज़ गूंजती है, आवाज़ बहुत पतली रहती है। लेकिन अगर कमरे में सामान है, टीवी, फ्रिज, अलमारी, बेड, बक्सा, कुछ भी है, तो आवाज़ हमारी इतनी नहीं गूंजती। तो सेम प्रोसेस उनका भी था। उसके बाद फोर्थ है मेटल डिटेक्टर। एक टाइप का ये यंत्र होता था। यदि कहीं धातु होगी तो यंत्र जो है वो आवाज़ करेगा। ये अक्सर आपने देखा होगा, कहीं कहीं मंदिरों में भी यूज़ होते हैं। अभी एक मंदिर याद नहीं आ रहा, राजस्थान की साइड में है और एक मध्य प्रदेश की साइड में, वहाँ पर इस यंत्र का जो है यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी पर्सन चमड़े का कोई भी पर्स या बेल्ट वगैरह अंदर लेके जाता है तो वो बजने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पर मेट्रो वगैरह में भी चेकिंग होती है, तो वो एक टाइप का यंत्र होता है कि किसी के पास कोई बेकार चीज़ें या मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं है जैसे कि बंदूक वगैरह, तो हर टाइप का जो है वो यंत्र होता है। बस मैं आपको यही यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही हूँ कि एक टाइप का यंत्र होता था, उसको ज़मीन के ऊपर रखते थे। यदि ज़मीन के अंदर कोई लोहे की चीज़ या धातु होती थी तो वो यंत्र जो है वो बजने लगता था, फिर वहाँ पर खुदाई स्टार्ट कर देते थे। उसके बाद है आपका मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर भी एक टाइप का यंत्र होता था। ये एक चुंबकीय यंत्र था। इसके अंदर खिंचाव की शक्ति होती थी। जहाँ खिंचाव नहीं वहाँ जमाव की कोई गुंजाइश नहीं, और जहाँ खिंचाव होता था यानी कि वहाँ कुछ चीज़ जमा है, इट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता होगी, कोई अवशेष होगा, तो वहाँ पर खुदाई स्टार्ट कर दी जाती थी। छठा मृदा विश्लेषण है। इसको तो आप इजी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। मट्टी को लेते थे, मट्टी को देखते थे कि मट्टी कैसी है, उपजाऊ है कि बंजर है। अगर मट्टी उपजाऊ हुई तो उनको लगता था कि हाँ यहाँ कोई सभ्यता रही होगी जिसने इस मट्टी को उपजाऊ बनाया, कुछ खेती बाड़ी होती थी। लेकिन अगर वो मट्टी बंजर हुआ करती थी यानी ख़राब होती थी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई सभ्यता नहीं थी। तो मृदा विश्लेषण के द्वारा भी उत्खनन वगैरह किया जाता था। ठीक है। 7th है आपका समुद्रीय तल सर्वेक्षण। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, द्वारका के बारे में। आपको पता है जो आज के टाइम पर, जो कृष्णा जी के टाइम पर द्वारका दिखाई गई थी, है ना, तो वो द्वारका अभी भी है लेकिन वो समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर है। एक यंत्र है जिसका नाम है व्यथिस्कपंस। इसके द्वारा ही समुद्र, इसको क्या करते हैं, समुद्र तल के अंदर डालते हैं और वहाँ से पूर्व स्थल का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही एक बड़ी सी समुद्र में इसको डाला गया, वहाँ पर दिखाया गया कि उसके अंदर जो है द्वारका है। आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे या यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद है निष्कर्ष। यहाँ पे आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हो।
एक क्वेश्चन रह गया आपका जो आपसे पूछता है उत्खनन की विधियाँ। तो उत्खनन की 2 विधियाँ होती हैं। ये तो आपने पढ़ा सर्वेक्षण की विधि कि ऐसे वो पता लगाते हैं, जब पता लगता है कि कुछ है तो उसके बाद वो उत्खनन स्टार्ट करते हैं। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करते हैं। खुदाई वो 2 टाइप से करते हैं, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत में क्या होता है, लंबवत में ऊपर से नीचे की ओर खुदाई की जाती है, लेकिन एक सीमित क्षेत्र पर, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर खुदाई स्टार्ट होगी, ऊपर से नीचे की ओर खुदाई स्टार्ट होगी, इधर और इधर नहीं होगी। तो यानी कि एक सीमित क्षेत्र में ऊपर से नीचे तक की खुदाई की जाती है। वस्तुएं जितनी गहराई से मिलती हैं उसी प्रकार उसके काल का विभाजन होता है, यानी कि वो उतने ही पुरानी होगी। व्हीलर ने इस काल मापन की, इसे जो व्हीलर थे उन्होंने इसे काल मापन की संज्ञा दी है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा उत्खनन है हमारा क्षैतिज उत्खनन, जिसका काम होता है विस्तार से खुदाई करना और इसका एक विस्तार क्षेत्र होता है। यानी कि मतलब पता लगा कि अगर मान लो कि नीचे कुछ है, ये धरती है, तो यहाँ पर क्या कि एक विस्तार यानी बहुत बड़े क्षेत्र में खुदाई होगी और खुदाई जो है ना वो मतलब इतनी ही होगी, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर इतनी ही। ये नहीं कि ऊपर से नीचे नहीं, मतलब खुदाई जो है इस टाइप से होती है, इसमें क्षैतिज टाइप से। अगर यहाँ पे 1 मीटर खोदा है तो यहाँ पे भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, पूरे में 1 मीटर में देखेंगे कि क्या क्या सामान उनको क्या क्या अवशेष मिल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है सभ्यता का विकास पता चलता है। जॉन मार्शल ने 1944 में इसका यूज़ किया था और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप एक बार लिख लेना, ये तो मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। पुरातत्व का महत्व भी कभी कभार आपसे पूछ लेता है, या नहीं भी पूछे तब भी आप अगर पेपर में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा कि पुरातत्व क्या होता है या पुरातत्व को परिभाषित करो। तो टोटल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 4 क्वेश्चन करवा दूंगी। मैंने टोटल आपको 4 क्वेश्चन आपके पेपर के लिए करवा दिए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।